वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ए स्टैंडर्ड साइकिल और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑटो साइकिल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। ओके, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइकिल क्या होता है। थर्मोडायनेमिक में हम साइकिल किसको कहते हैं। ओके, सो इस साइकिल जो है आपका एक सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आपको एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करके बताऊँ तो इसमें आपका सपोज कीजिए आपका पॉइंट 1 है, 1 से 2 प्रोसेस हुआ, 2 से 3, 2 से 3 प्रोसेस हुआ, 3 से 4 एंड 4 से फिर वापस 1। सो इनिशियल और फाइनल स्टेप 1 2 3 4, 1 से 2 हुआ प्रोसेस, 2 से 3, 3 से 4 और 4 2 1। सो साइकिल में क्या है, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है सिस्टम का वो सेम होता है, जो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम होता है। सो हम साइकिल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। A cycle is a series of thermodynamic processes in which the initial and final state आप कह सकते हो स्टेट और पॉइंट ऑफ अ सिस्टम इज सेम। जिसका साइकिल में क्या है, आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट सिस्टम का सेम रहता है। देन उसके बाद है आपका ए स्टैंडर्ड साइकिल क्या होता है। ओके, ए स्टैंडर्ड साइकिल वो थर्मोडायनेमिक साइकिल है जिसमें हम वर्किंग सब्सटेंस एयर का यूज करते हैं। एयर इज यूज्ड एज अ वर्किंग सब्सटेंस। सो ए स्टैंडर्ड साइकिल को हम डिफाइन कैसे करेंगे। अ थर्मोडायनेमिक साइकिल mixed cycle in which air is used as working substance. Okay, and the efficiency of air standard cycle is known as air standard efficiency, and the efficiency of air standard cycle is known as air standard efficiency। कि अब हम ए स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हमने क्यों डिफाइन किया है यहाँ पर, क्योंकि आपका जो एफिशिएंसी है ए स्टैंडर्ड साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। बाकी सभी साइकिल की एफिशिएंसी हम कंपेयर करते हैं ए स्टैंडर्ड एफिशिएंसी से। तो हमारी एक टर्म निकल के आती है यहाँ से, रिलेटिव एफिशिएंसी। किसी भी साइकिल का निकालेंगे तो हम रिलेटिव एफिशिएंसी निकालते हैं, क्योंकि ए स्टैंडर्ड साइकिल का जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इससे हम कंपेयर करते हैं। ओके, एंड रिलेटिव। सो ये क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी, किसी भी साइकिल का थर्मल एफिशिएंसी डिवाइड बाय, अगर हम सेम प्रोसेस फॉलो करें और उसमें हम फ्यूल की जगह हम एयर यूज करें एज अ वर्किंग सब्सटेंस, तो हमारे पास उस प्रोसेस का जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आएगी उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज योर रिलेटिव एफिशिएंसी आ जाएगी।
सो किसी भी साइकिल का अगर हमें एफिशिएंसी कंपेयर करनी है कि आपका जो साइकिल है कितना एफिशिएंट है, तो हम ए स्टैंडर्ड साइकिल्स से कंपेयर करके हम बताते हैं कि हमारा जो साइकिल है वो कितना एफिशिएंट है। ओके, देन एक टर्म और है आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस आपके वो प्रोसेस होते हैं जब हम किसी भी प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो वो सेम पाथ और सेम कंडीशन को फॉलो करे जो उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉलो किया है। ओके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं पीवी डायग्राम का, अगर आपने 1 से 2 प्रोसेस किया है, 1 से 2, 1 से 2 कोई भी प्रोसेस हो रहा है और उसने हीट क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया है, सपोज कीजिए आपने 100 किलो जूल ऑफ अमाउंट ऑफ हीट 1 से 2 प्रोसेस में रिजेक्ट किया, लेकिन अगर मैं प्रोसेस को रिवर्स ले जाऊं 2 से 1, वापस 2 से 1 ले जाऊं अगर मैं प्रोसेस को, ओके, एक तो पाथ भी सेम फॉलो होना चाहिए और दूसरा इसने क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया था, तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट जब आप 2 से 1 लेके जाएं हम पाथ को, तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट सेम अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब भी करना चाहिए। दैट मीन्स जब आप प्रोसेस को वापस रिवर्स करो और प्रोसेस अपना इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाए तो आपका सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की स्टेट आपकी जो इनिशियल थी वही हो जानी चाहिए वापस। जो प्रोसेस आपने स्टार्ट करने से पहले आपकी सिस्टम और सराउंडिंग की जो स्टेट थी वही स्टेट आपकी वापस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस भी हो जानी चाहिए, तब हम कहेंगे आपका जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। ओके, सो रिवर्सिबल प्रोसेस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस when reverse in direction follows the same path and conditions without leaving any effect, okay, on system and surrounding। तब हम कहेंगे आपका जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस, अदरवाइज आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। सो प्रैक्टिकली जितने भी प्रोसेस होते हैं वो हमारे इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकली रियल लाइफ में फ्रिक्शन तो होगा ही होगा और फ्रिक्शन तो हर जगह पर है, तो जहाँ पर भी फ्रिक्शन है तो हम प्रोसेस वो आपका प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है और आइडियल प्रोसेस भी हम कह सकते हैं, लेकिन जितने भी हम कैलकुलेशन करेंगे थर्मोडायनेमिक में वहाँ पर हम सभी प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर करेंगे। ओके, ओके, इसके बाद आपका एक साइकिल होता है आपका कार्नोट साइकिल। ओके, जो आपका कार्नोट इंजन है वो कार्नोट साइकिल पर भी बेस्ड है, या फिर आप कह सकते हो जो कार्नोट इंजन है कार्नोट साइकिल से ही ड्राइव किया गया है, इज बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल। ओके, और एफिशिएंसी जो है वो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा, सभी इंजन से ज़्यादा आपकी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है। ओके, सो कार्नोट में आपके पास 2 प्रोसेस आइसोथर्मल होते हैं और 2 प्रोसेस आपके रिवर्सिबल एडियाबैटिक होते हैं, या फिर हम कह सकते हो आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। ओके, अगर मैं पीवी डायग्राम बनाऊं कार्नोट साइकिल का, पीवी एंड टीएस डायग्राम अगर मैं बनाता हूं, बस प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ओके,
टेम्परेचर, एंट्रोपी एंड प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो अगर मैं टेम्परेचर, एंट्रोपी डायग्राम और प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम आपको बताता हूँ, तो इसमें आपके पास कार्नोट साइकिल में दो प्रोसेस तो आपके होते हैं आइसोथर्मल। अगर मैं इसको 1 to 2 is your isothermal process, 2 से 3 is your reversible adiabatic process, 3 से 4 is your another isothermal process, and 4 to 1 is your reversible adiabatic process. सेम अगर मैं टीएस डायग्राम, जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है उसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, सो 1 से 2 आपका है आइसोथर्मल प्रोसेस है, जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा T1 इक्वल्स टू T2, और 2 से 3 जो है आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें आपका एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। ओके, 3 से 4 इज अनदर आपका आइसोथर्मल, एंड 4 to 1 इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो कार्नोट साइकिल में हमारे पास हम आइसोथर्मल 1 से 2 जो प्रोसेस है हमारा वो है आपका 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, 2 से 3 इज योर रिवर्सिबल एडियाबैटिक, प्रोसेस है। 3 से 4 हमारा अनदर आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, एंड 4 to 1 इज योर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, सो 4 प्रोसेस होते हैं, जिसमें 2 आइसोथर्मल होते हैं, 2 आपके रिवर्सिबल एडियाबैटिक, या फिर कह सकते हो आप आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। तो कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज योर 1 minus T3 डिवाइड बाय लोवेस्ट टेम्परेचर डिवाइड बाय हाईएस्ट टेम्परेचर। ये आपका कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी होता है, और ये हमारा सभी इंजन्स में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल का होता है। तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है। तो इसी एफिशिएंसी से हम बाकी सभी इंजन्स की एफिशिएंसी जो है वो कंपेयर करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब आता है हमारा ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल, इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम भी साइकिल कहते हैं। सो ये आज का हमारा मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का। सो ऑटो साइकिल जो है वो आपका सबसे पहले साइंटिस्ट ए ऑटो ने ड्राइव किया था। सो आजकल आपके पेट्रोल इंजन या गैस इंजन, इन सब में जितने भी जो भी आपका ऑटो साइकिल का यूज़ किया जाता है, जो आपके पेट्रोल इंजन है या फिर गैस इंजन है या फिर जो आपके ऑयल इंजन है, इनकी जो वर्किंग है वो आपका ऑटो साइकिल पर ही बेस्ड है। सो ऑटो साइकिल के अंदर आपके 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं और 2 आपके रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। तो अगर मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करूं यहाँ पर, पीवी डायग्राम, जैसे मैंने आपको बताया 2 तो इसमें प्रोसेस जो होंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, और 2 प्रोसेस आपके होंगे इसमें रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और सिमिलरली अगर हम साइड बाय साइड एक टीएस डायग्राम भी ड्रॉ कर लें, टीएस डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे साइड बाय साइड, ओके। सो ऑटो साइकिल आपका स्टार्ट होता है पॉइंट 1 से। पॉइंट 1 पर क्या होता है, इंजन के अंदर आपका एयर कंप्लीटली फिल्ड होता है, बस साथ के साथ एक
आपको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट भी बना देता हूँ इसमें, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे हमारा प्रोसेस कैसे वर्क करता है। ओके, तो ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ये हमारा है पिस्टन। ओके, दिस इज योर सिलेंडर। सो पॉइंट 1 पर हमारा पिस्टन यहाँ पर रहेगा इनिशियल स्टेज पर। ओके, सो दिस इज योर पॉइंट 1। सो पॉइंट 1 इज air is completely filled inside the cylinder, और जो एयर होगी आपकी दैट इज एट प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है और प्रेशर आपका P1 है अभी इनिशियल स्टेज पर आपका। उसके बाद क्या होगा, 1 से 2 आपका एयर रिवर्सिबल एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड किया जाएगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। 1 से 2, सो आपका प्रोसेस 1 से 2 एयर इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबल एडियाबैटिकली। ओके, ये आपका प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं हम इसको, जिसमें आपका एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, एयर इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबल एडियाबैटिकली फ्रॉम प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1 टू pressure P2 volume V2 and temperature T2। okay, so from temperature T2, pressure P2 and volume V2 पर हमने एयर को कंप्रेस किया है रिवर्सिबल एडियाबैटिकली। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस 2 से 3। प्रोसेस 2 से 3 आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस में हम हीट सप्लाई करते हैं। ओके, जो फ्यूल जो आपका बर्न होता है वो इसी प्रोसेस में होता है। राइट, प्रोसेस 2 से 3 में आपने Q1 हीट सप्लाई कर दिया। ओके, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आपका है 2 से 3। ओके, द हीट इज सप्लाइड at constant volume। okay, from temperature T2 to temperature T3। सो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपने हीट सप्लाई किया। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रोसेस है 3 to 4 में आपका जो एयर है वो आपका एक्सपेंड होगा। 3 to 4 प्रोसेस में एयर एक्सपेंड होगा एडियाबैटिकली। ओके, ये भी आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, इसको भी हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहेंगे। 3 to 4, ओके, जिसमें एंट्रोपी आपका कांस्टेंट रहेगा S3 = S4। ओके, सो 3 to 4 आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस 3 to 4 एयर एक्सपेंड्स आइसेंट्रोपिकली, या फिर जिसको हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहते हैं, फ्रॉम प्रेशर P3 वॉल्यूम V3 टेम्परेचर T3 टू प्रेशर P4 वॉल्यूम V4 टेम्परेचर T4 पर एक्सपेंड हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, 4 to 1
4 to 1 अनदर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपका जो एयर है वो हीट रिजेक्ट करेगा। आपने एयर Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर दिया है। सो हीट जो ट्रांसफ़र होता है ऑटो साइकिल में आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे ही होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हीट का एडिशन होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर ही हीट का रिजेक्शन होगा। सो प्रोसेस 4 to 1 heat rejected by air at constant volume. ओके, सो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर ही हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर ही आपका हीट रिजेक्ट होता है। ओके, तो ये हमारा ऑटो साइकिल के चारों प्रोसेसेस हैं। ओके, सो ऑटो साइकिल में जब भी आपका इंजन होता है तो ये जो आपका वॉल्यूम है इसको हम कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। दिस वन इज योर स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, एंड जो आपका वॉल्यूम पिस्टन हेड और सिलेंडर के बीच में जो आपका गैप हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके, दिस इज योर क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके, ये टर्म भी आप याद रखना, आगे आपका यूज होगा। सो अब हम इसका एफिशिएंसी ड्राइव करें। एफिशिएंसी आपको पता है जैसे कि आपका कितना अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका अमाउंट ऑफ हीट ऐड हुआ है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट ऐड हुआ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकालेंगे तो हम कहते हैं लेट 1 kg ऑफ एयर। हमने मास ऑफ एयर का कितना मान लिया, हमने 1 kg मान लिया। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आपने हीट सप्लाई किया है Q1 दैट इज योर CV। ओके, हीट सप्लाई कर कांस्टेंट वॉल्यूम पे mCV/dt, मास हमने 1 kg मान लिया और जो तो हीट सप्लाई किया CV इंटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इज T3 माइनस T2। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, मैंने आपको पीछे बताया है। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका हीट सप्लाई हो रहा है। ओके, दिस वन इज हीट सप्लाई। तो टेम्परेचर चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है आपका T2 से T3 तक। फाइनल टेम्परेचर T3 है, इनिशियल टेम्परेचर T2 है। तो CV इंटू T3 माइनस T2 दैट इज योर हीट सप्लाई। सिमिलरली अगर हम हीट रिजेक्टेड निकालेंगे, दिस इज योर हीट रिजेक्टेड, तो CV इंटू T4 माइनस T1 हीट रिजेक्शन होगा आपका। सो हीट सप्लाई आगे आपका Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हो गया। ओके, एंड हीट रिजेक्टेड at constant volume Q2 is your CV T4 minus T1। ओके, सो एफिशिएंसी आपका क्या होता है, नेट एफिशिएंसी इज योर आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो एफिशिएंसी अगर आप निकालोगे, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, ओके, आउटपुट क्या होगा आपका हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड और इनपुट जितना आपने हीट दिया था। ओके, दैट इज योर Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1 और 1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। सो Q2 और Q1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, 1 माइनस हम वैल्यू पुट कर देते हैं Q2 और Q1 की, दैट इज CV T4 माइनस T1 डिवाइड बाय CV इंटू T3 माइनस T2। ओके, सो ये यहाँ पर हमने वैल्यू रख दिया है। तो यहाँ से आपके पास CV आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो आपके पास फर्दर बचेगा 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड बाय T3 माइनस T2। ओके,
तो ये आपके पास बच गया। अगर मैं यहाँ से फर्दर एक होता है आपका कंप्रेशन रेशो, कितना आपने कंप्रेस किया है। सो कंप्रेशन रेशो सो आर इज द रेशो ऑफ, कंप्रेशन में आपका वॉल्यूम का जो रेशो होता है वो आपका कंप्रेशन रेशो है। जैसे हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेशन में हम V1 टू V2 करते हैं, तो R इज योर V1 टू V2। ओके, सिमिलरली एक्सपेंशन रेशो, सिमिलरली आपका एक्सपेंशन रेशो भी होता है। एक्सपेंशन रेशो हमने जितना एक्सपेंड किया है तो दैट इज योर V4 डिवाइड बाय में V3। ओके, हमारे पास 1 से 2 हमारा कंप्रेस हुआ था और 3 से 4 हमारा एक्सपेंड हुआ था। तो ये R की वैल्यू कंप्रेशन रेशो लिखते हैं हम, R इज V1 बाई V2 इक्वल्स टू V4 बाई V3। क्योंकि आपका जो प्रोसेस है, आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका जो टेम्परेचर है वॉल्यूम के इनिशियली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। दैट इज योर पी वी रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। अगर हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में लिखें, दैट इज योर T1 बाई T2, और यू कैन से दैट, इसको हम ऐसे लिखते हैं T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1। ओके, ओके, और सिमिलरली आपके पास होता है, और V2 V1 बाई V2 क्या है आपका R। सो अगर R रेज टू पावर V1 बाई V2 है आपके पास R, सो दिस इज योर R रेज टू पावर गामा माइनस 1। सिमिलरली अगर हम 4 to 1 देखें हम, सो हमारे पास जो वैल्यू होता है 4 to 3, 3 to 4 देखें अगर हम, सो हमारे पास T3 बाई T4 इज इक्वल टू V4 बाई V3 रेज टू पावर गामा minus 1, where gamma is your adiabatic index for air. So V4 by V3 is also your R gamma minus 1। ओके, सो इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि आपका जो T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू T3 बाई T4 इक्वल्स टू R रेज टू पावर गामा माइनस 1। ओके, अब आपको पता है जो हमारी एफिशिएंसी है, जो इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें एफिशिएंसी का, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमारा जो एफिशिएंसी है इज इक्वल टू 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड बाय T3 माइनस T2, ये हमारा एफिशिएंसी था। ओके, सो इसको अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लें, 1 माइनस, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया T4, ऊपर से कॉमन ले लिया तो ये बच गया 1 माइनस T1 बाई T4। ओके, और नीचे से हमने कॉमन ले लिया T3, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 1 माइनस T2 बाय T3। ओके, सो फ्रॉम दिस एडियाबैटिक प्रोसेस, यहाँ से ये वाली इक्वेशन जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से हम यहाँ से निकाल सकते हैं T2 बाई T3, क्योंकि इसमें आप ऐसा कीजिए, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए। ओके, सो T2 बाई T3 इज इक्वल टू T1 बाई T4, ये इक्वल है, और ये इक्वल है आपके R रेज टू पावर गामा माइनस 1 के इक्वल है। ओके, सो इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी, ओके, एफिशिएंसी आएगी हमारे पास इज इक्वल टू 1 माइनस T4। इक्वेशन नंबर 2 से क्या होगा हमारे पास, क्योंकि T1
T2/T3 इक्वल है T1/T4 के। तो T1/T4 यहाँ पर है, T2/T3 यहाँ पर है, तो ये दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, कैंसिल आउट। यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन टू। ओके, सो तो यहाँ पर हमारे पास बच गया T4 डिवाइड बाय T3। ओके, और इक्वेशन 2 से आपको पता है जो T3/T4 है, ये आपका है T3/T4, ये आपका इक्वल है R⁻⁻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 ⁻ Okay, so यहाँ से आपके पास जो एफिशिएंसी आएगी ऑटो साइकिल की इज योर 1 - 1 डिवाइड बाय R⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ Okay, so efficiency of Otto cycle is purely depend upon the compression ratio. जितना ज़्यादा compression ratio होगा उतना ही ज़्यादा आपका efficiency होगा। ओके, compression ratio क्या है? जितना ज़्यादा आप compress कर सकते हो। ओके, ये जैसे कि आपका पीवी डायग्राम था, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ओके, सो ये 1 से 2 आप एडियाबैटिक कंप्रेस करते हो, तो जितना ज़्यादा आप ये कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी होगी। सो एफिशिएंसी इज ऑटो साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज प्योरली डिपेंड्स ऑन कंप्रेशन रेशियो। कोई गावा तो कांस्टेंट है आपका एयर के लिए, कंप्रेशन रेशियो आर पर रहता है। तो इफ आर, अगर आप आर को इंक्रीज करोगे, अगर आप आर को इंक्रीज करोगे तो आपकी एफिशिएंसी जो है ऑटो साइकिल की वो भी आपकी इंक्रीज होगी। ओके, तो सेकंड क्या है इसमें कि इसका भी एक लिमिट है, आप कंप्रेशन रेशियो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हो। इसलिए जो आपकी मैक्सिमम इंक्रीज करने की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो भी आप लिमिटेड है। ओके, एक लिमिट से ज़्यादा आप एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं कर सकते। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है वो कार्नोट साइकिल से कम होती है। कार्नोट एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज लेस देन कार्नोट साइकिल। क्यों? क्योंकि जो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी है उसमें जो आपका टेम्परेचर है, ओके, सो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है 1 माइनस जो आपका लोवेस्ट टेम्परेचर होगा, ओके, 1 माइनस जो आपका लोवेस्ट टेम्परेचर है और जो आपका हाईएस्ट टेम्परेचर है। ओके, ये आपका होता है लोवेस्ट और ये होता है आपका हाईएस्ट टेम्परेचर। ओके, तो इसलिए जो ये वाली वैल्यू है ये आपकी बहुत कम होती है, और ये वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी एफिशिएंसी आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, लेकिन जो ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल में जो टेम्परेचर है, जो पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम में अगर आपको बनाऊं टीएस डायग्राम, वन टू थ्री फोर। ओके, सो ऑटो साइकिल में T3 मैक्सिमम तो है लेकिन T4 आपका मिनिमम नहीं है। ओके, T3 मैक्सिमम तो है लेकिन T4 मिनिमम नहीं है, तो ये जो है ना वैल्यू, ये वैल्यू आपकी कम होती है एज कम्पेयर टू कार्नोट साइकिल में। तो ये कम होगी तो आपकी